नमो नमो नारायणे माता रूपा महाभक्ति भगवती जय माता कामाख्या। नमस्कार। इंडिया टू भारत की तीर्थ यात्राओं का सफ़र पहुंच चुका है असम में। असम की ये हमारी पहली तीर्थ यात्रा है और इस समय हम खड़े हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सबसे बड़ी इष्ट देवी माँ कामाख्या के दरबार में, जो कि भारत के 51 शक्तिपीठों में से सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ माना गया है। हम असम में 4 से 5 दिन गुजारेंगे, जहाँ के लोकल फूड, ट्रेडिशन, कल्चर और तीर्थ स्थलों को अच्छी तरह से जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम माँ कामाख्या के दर्शन करते हैं और यहाँ के जो दर्शन की प्रक्रिया है इस मंदिर की थोड़ी अलग है। 2 तरह से यहाँ पर दर्शन किए जा सकते हैं, वीआईपी और जनरल। वीआईपी की टिकट रहती है 500 रुपये, जनरल का कोई भी चार्ज नहीं लगता। लेकिन दोनों ही केसेस में आपको सुबह यहाँ पर 4 बजे पहुँचना होता है। जो वीआईपी काउंटर रहता है वो मंदिर के अंदर ही बना होता है, वहाँ से आप टिकट लेंगे। और जो जनरल लाइन के लिए काउंटर रहता है वो मंदिर से 150 मीटर पीछे ही है। ये सामने आपको उसका बोर्ड भी दिख रहा है। तो हमें आज बताया गया था कि मंदिर में भीड़ थोड़ी कम है, तो हम एक चांस ले रहे हैं कि हम जनरल टिकट लेंगे। फ्री ऑफ जो कॉस्ट टिकट मिलती है, देखते हैं उसमें कितना समय लगता है। तो आज पूरे दिन की जर्नी हम आपको दिखाएंगे। पहले माँ कामाख्या के दर्शन करेंगे, फिर गुवाहाटी घूमेंगे, फिर असम का वेज फूड खाएंगे और अंत आज के दिन का एपिसोड माँ कामाख्या जी की आरती के साथ करेंगे। तो कामाख्या देवी जी के मंदिर तक पहुँचने के लिए भारत के किसी भी राज्य से पहले गुवाहाटी तक पहुंचे। यहीं पर रेलवे स्टेशन है, यहीं पर एयरपोर्ट भी है। तो गुवाहाटी से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर माँ कामाख्या का मंदिर है। तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पर जनरल क्यू के लिए एंट्री कूपन कोड है। तो यहाँ से हम अभी जनरल टिकट के लिए जाएंगे। तो ये दर्शनों के लिए हमने अपना टिकट ले लिया है। आपकी अंदर जाकर फ़ोटो होती है, पूरा दर्शनों का टाइम लिखा जाता है, कितने बजे टिकट निकली है और एक्सपेक्टेड टाइम क्या रहता है। तो आज जैसे मैंने कहा भीड़ कम है, तो इन्होंने बताया कि 2 से ढाई घंटे में हो जाएंगे। तो जनरल के लिए अगर आप 8 बजे के बाद टिकट लेते हैं ना यहाँ पर, तो 5 से 6 घंटे दर्शन का समय मानकर चलिए। तो फिर से एक बार बोलूँगा, जितनी जल्दी आप आएंगे यहाँ पर उतने ही शीघ्र आपको यहाँ पर दर्शन हो जाएंगे, चाहे वो वीआईपी टिकट है और चाहे वो सामान्य जनरल टिकट है। तो बेस्ट टाइम यही है कि आप सुबह 4:30 से 5:30 के बीच में आ जाए। तो असम राज्य की यात्रा में हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहला बदलाव तो मैंने यहाँ पर आकर महसूस किया समय का। सुबह सूर्योदय भी जल्दी हो जाता है और सूर्यास्त भी यहाँ पर जल्दी रहता है। और स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि 1 घंटा पहले सूर्योदय होता है और सूर्यास्त भी 4:30 तक आपको यहाँ पर हो जाता है। और इसीलिए मंदिर की समय सारणी भी कुछ इस तरह से है कि 4:30 से 5 बजे के बीच शाम के समय यहाँ पर मंदिर बंद हो जाता है दर्शनों के लिए। तो हम क्या करेंगे कि पूरे एपिसोड में टाइमिंग लिखते जाएंगे ऊपर स्क्रीन पर कि किस समय हम कहाँ पर हैं। तो अभी भी डे लाइट देखकर ऐसा लग रहा होगा कि समय बहुत हो चुका है, लेकिन समय अभी जो हुआ है वो है सुबह के 5:40। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर माँ को चढ़ाने के लिए फूलों की माला है। ये 108 इसमें फूल होंगे और 100 रुपये इसका चार्ज रहता है। हिबिस्कस का फूल है ये, हिबिस्कस। और यहाँ आसामी भाषा में जबा, ठीक है, लाल जबा। ये देखिए माँ का आसन, ये आपको यहाँ पर असम में बहुत अधिक देखने को मिलेगा। ये लोटस का फूल बड़े सुंदर सुंदर हैं, यहाँ पर रंग भी फूलों के और माला भी। चलिए धन्यवाद। तो ये मेरे सामने ही अभी माँ का मुख्य प्रवेश द्वार आ चुका है। यहाँ पर लाइन लगती है, वीआईपी वाले इधर से जाते हैं। हम गेट नंबर 2 है यहाँ पर। ऑलमोस्ट वो आधी से ऊपर परिक्रमा हो जाती है माँ के मंदिर की, वहाँ से हम होते हुए जाएंगे। एक बार आपको सामने से दरबार के दर्शन करवा देता हूँ अच्छे से। तो हम तो वैसे जनरल क्यू से जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने सीधा भी मंदिर में जाना हो ना, अगर आपने वीआईपी टिकट नहीं भी ली तो आप जा सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं होगा, लेकिन मंदिर परिसर में आप यहीं से भी सीधा जा सकते हैं बिना टिकट के। इसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी रहती है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं वीआईपी कोटे में, 1 हफ्ता पहले भी आप ऑनलाइन बुकिंग दर्शनों की करवा सकते हैं। तो ये जनरल लाइन है, यहाँ से अभी हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो ये जनरल लाइन, ये देखिए सारी की सारी होते हुए आगे गर्भगृह से जुड़ती है। तो एक बार पूरा मंदिर का व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कामाख्या जो है आनंद क्या, यहाँ आने से आनंदमय हो जाएंगे। यहाँ एक चुंबकीय शक्ति है
लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी माँ यहाँ है, मेरे खिला देती है वही, सुला देती है वही, मातृ रूप इसमें है एकदम। माँ कामाख्या जो है यह तमाम शक्तियों की एक गोपनीय शक्ति है, देख नहीं सकते हो, लेकिन वह देखती हैं, आपकी हर गतिविधि को जानती है। जय माँ कामाख्या के बेहद ही अद्भुत दर्शन हमने कर लिए हैं यहाँ पर। जनरल फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमें दर्शन हुए हैं उसमें लगभग समय लगा है 2.5 घंटे का। सुबह 4:30 पर हम यहाँ पर टिकट काउंटर पर पहुँच गए थे। 5 बजे टिकट काउंटर खुला था। लगभग 5:30 हम टिकट लेकर बाहर आए थे और अभी जो समय हुआ है वो हुआ है 7:10। तो 2.5 घंटे में हमें संपूर्ण दर्शन हो चुके हैं और अभी हम मंदिर परिसर में बाहर आ चुके हैं। छोटी छोटी बातें आपको बताने लगा हूँ एक एक करके। तो पहली बात, जो सोशल मीडिया की दर्शन करवाए जाते हैं, माँ की प्रतिमा दिखाई जाती है, ऐसा अंदर कुछ भी दर्शन नहीं है। सोशल मीडिया भी दिखाई जाती है। वो मंदिर के बाहर है जो दीवार, वहाँ पर लज्जा गौरी जी की प्रतिमा है, उसी को ही अक्सर लोग मान लेते हैं कि माँ कामाख्या है। मूलतः यहाँ पर आपको किसी भी प्रतिमा के दर्शन नहीं होते माँ कामाख्या के शक्तिपीठ में। ऐसा ही एक शक्तिपीठ हमने माँ ज्वाला जी का भी कवर किया था, वहाँ पर भी माँ की प्रतिमा नहीं है, वहाँ माँ की जोत के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर अंदर जब आप जाएंगे, एक छोटी सी गुफा में से होते हुए आपको जाना पड़ता है। 10 से 15 सीढ़ियाँ रहती हैं। वहाँ पर एक जलधारा जो निरंतर बहती रहती है, उस जलधारा के आपको यहाँ पर दर्शन होते हैं। वहीं भक्तों को माथे पर उसका जो जल है वो लगाया जाता है। इतना सुखद एहसास था वो दर्शन करने का। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, 4-5 दीपक जले हुए थे और जो जलधारा बह रही थी उसकी आवाज़ आ रही थी जो हमारे माथे पर लगाई गई। तो माँ कामाख्या देवी जी का ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर माँ की योनि गिरी थी, जिसे कि महामुद्रा कहा जाता है माँ कामाख्या देवी मंदिर में। शिव पुराण में जो कथा आती है उसके अंतर्गत जब दक्ष प्रजापति के द्वारा यज्ञ किया जाता है, उसमें माँ पार्वती जी को निमंत्रण नहीं जाता है। उस समय माँ पार्वती जी अपने पिताजी को वहाँ जाती हैं, यज्ञ कुंड में वो जो है अपने आप को विसर्जित कर देती हैं, उसमें कूद जाती हैं। तो वही शिव जी उनके शव को अपने कंधे पे लेकर के जब तांडव किए, विलाप करते हुए आगे बढ़ते हैं और देवी देवता सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से माँ भगवती के 51 भाग किए। उस 51 भाग में जो योनि पीठ माँ का जो गुप्तांग गिरा वो उसी नीलांचल पर्वत पे गिरा। तो एक तरह से माँ के जिस रूप के आपको कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन होते हैं वो पावर, ग्रोथ, रीजनरेशन और लाइफ साइकिल का प्रतीकात्मक स्वरूप है। तो माँ कामाख्या देवी को तंत्र विद्या का प्रमुख गढ़ माना गया है। पूरे वर्ष में एक मेला होता है 3 दिन के लिए। यहाँ से देश विदेश से भी लोग आते हैं और जितने भी यहाँ पर तांत्रिक साधना करने वाले लोग हैं वो भी आते हैं। उस मेले का नाम रहता है अंबुबाची मेला। इस बार वो मेला 22, 23 और 24 जून को आया था और इन 3 दिनों में माँ कामाख्या देवी के मंदिर के दर्शन किसी भी भक्त को नहीं करवाए जाते। मंदिर उन 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तो माँ का जो योनि भाग है वो हमेशा जल से भरा हुआ रहता है, जो हमने आपको पहले भी बताया, और यह जो जल है वही माँ कामाख्या का प्रसाद है। तो अंबुबाची जो मेला है ना, इस विशेष उत्सव के दौरान माँ 3 दिन के लिए रजस्वला होती है। इसका क्या अर्थ है कि हर साल माँ एक बार मेंस्ट्रुएशन में आती हैं और जब माँ मेंस्ट्रुएशन में आती हैं उस दौरान मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं उन 3 दिनों के लिए। लेकिन माँ की महिमा की बात यह है कि मंदिर के द्वार बंद होने से पहले जो पाषाण शिला रहती है उसे सफ़ेद वस्त्र से ढक दिया जाता है। जब 3 दिन बाद मंदिर के द्वार खुलते हैं उस समय पर जो सफ़ेद वस्त्र रहता है जो पाषाण शिला पर डाला था, यह वस्त्र पूरी तरह से रक्त से लाल हो चुका होता है और उस लाल वस्त्र को उतार कर उसका प्रसाद भक्तों में बांट दिया जाता है। और कहते हैं कि गुवाहाटी के सारे होटल उन 3 दिनों के लिए बुक रहते हैं, इतनी यहाँ इस अंबुबाची मेले पर भीड़ रहती है। तो एक तरह से माँ कामाख्या देवी का ये शक्तिपीठ महिला शक्ति को सेलिब्रेट करता है। तो माँ कामाख्या देवी के इस मंदिर की फील कह लें, एनवायरनमेंट कह लें, आपको भारत के किसी भी तीर्थस्थल में ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। साधक आपको यहाँ पर हर समय सुबह से लेकर शाम तक साधना में बैठे हुए दिखाई देंगे। ये छोटी सी चट्टान है, मंदिर के बिल्कुल सामने ही कुछ एक साधक बैठे हुए हैं। पूरे मंदिर परिसर में आपको बकरे घूमते हुए दिखाई देंगे, ये कबूतर दिखाई देंगे। तो कुछ एक बकरे जो साधक यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके साथ में ही बैठे रहते हैं। ऊर्जा है इस देवी स्थल पर।
यहाँ पे आने से किसी भी प्रकार की दैहिक, दैविक और भौतिक दोष हो ही नहीं सकता। लेकिन लोगों के अंदर ये भ्रांति फैला दी गई है कि यहाँ आने से आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ आकर के समस्त विश्व में किया गया कोई भी तंत्र क्रिया यहाँ आकर के ध्वस्त हो जाएगा। इसके अलावा मंदिर परिसर में ही यहाँ पर सुविधा दी गई है भक्तों के लिए। अगर आप माँ कामाख्या को दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बेहद ही खास पल रहते हैं जो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर माँ कामाख्या को दीप दिखाना। तो हमने भी यहाँ पर माँ कामाख्या को जो दीप दान का संस्कार वो बड़े अच्छे से किया। बेहद ही आनंद और शांति हमें प्राप्त हुई जब हम ये दीप दान की जो प्रथा को कर रहे थे माँ कामाख्या देवी जी के बिल्कुल सामने। तो यहाँ पर कामाख्या देवालय में निःशुल्क प्रसाद की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अन्न सेवा क्षेत्र। हर दिन यहाँ पर 12 से 3 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की सुविधा रहती है। यहाँ पर आपको टोकन मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो टोकन रहता है। उसके बिल्कुल सामने ही यहाँ पर माँ छिन्नमस्तिका जी का मंदिर है। यहीं पर प्रसाद वितरित किया जाता है भक्तों को। टोकन लेकर आप सीधा इधर आइए। तो प्रसाद में जो हमने देखा खिचड़ी थी, यहाँ पर खीर थी, पापड़ था और एक सब्जी थी। तो अभी तो सिर्फ समय हुआ है 9 बजे का। तो हम पिछले कल आए थे तो तब हमने यहाँ पर दोपहर के समय खाया था प्रसाद, वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रसाद के तौर पर हमने थोड़ा सा यहाँ पर ग्रहण किया था। तो आप यहाँ पर आकर इस प्रसादालय में प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। तो माँ कामाख्या देवी मंदिर की एक और प्रमुख विशेषता मेरे पीछे देखिए। माँ कामाख्या देवी मंदिर का जो भव्य जो निर्माण आपको दिख रहा है, नीलांचल वास्तुकला में ये पूरे के पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है। तो भारत के बहुत सारे मंदिरों की हमने यात्रा की है लेकिन ऐसी वास्तुकला हमने नहीं देखी। तो वर्तमान में आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, इस मंदिर का निर्माण किया गया था 1565 ईस्वी में कूच बिहार के राजा नर नारायण ने। तो अभी ये देखिए, ये सामने जो मुख्य गर्भगृह है ये हेमिस्फेरिकल डोम है और इसके आसपास देखिए 16 तरह के पॉलीगन। आपको किसी भी मंदिर में ऐसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ कि जो नर नारायण थे, जब उन्होंने यहाँ पर कार्य करने के लिए जो मिस्त्री भेजे ना, तो ये नागरा स्टाइल में उनको जो बनाने के लिए कहा था वो बन नहीं रहा था। तो उन्होंने फिर दूसरी टेक्निक अपनाई और इसकी वजह से उनको यहाँ पर जो 16 तरह के आसपास छोटे छोटे जो मंदिर ही हम इसको बोल सकते हैं, जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, पॉलीगन इसको बोलते हैं, वो बनाए। तो इसकी वजह से जो मंदिर का पूरा शेप अलग हो गया। जो सबसे अंत वाला चैम्बर है, नृत्य मंडपम जिसे कहा जाता है, बिल्कुल फ्लैट सा ये बनाया गया है। इसका जो निर्माण करवाया गया था अहोम राजा राजेश्वर सिंघा द्वारा 1760 ईस्वी में करवाया गया। तो ये फ्लैट चैम्बर भी हमने इस तरह की शेप में किसी मंदिर में नहीं देखा। तो कामाख्या देवी मंदिर का ये यूनिक आर्किटेक्चर ही इस मंदिर की मुख्य पहचान बन चुका है। हमारे पीछे माँ कामाख्या देवी जी का मुख्य मंदिर है और मंदिर के बिल्कुल ही सामने यहाँ पर सौभाग्य कुंड है। यहाँ पर भक्तगण आकर विशेष रूप से स्नान करते हैं और फिर दर्शनों के लिए भी जाते हैं। तो कहते हैं कि इस कुंड में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर जो भक्तगण जिनको स्किन की दिक्कत रहती है, त्वचा के रोग रहते हैं या और भी कई तरह के रोग रहते हैं, यहाँ पर स्नान करने से वो ठीक हो जाते हैं। तो अभी हम मंदिर दर्शन करके बाहर आए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुख्य प्रवेश द्वार और इस तरफ देखिए, ये है यहाँ पर माँ तारा देवी जी का मंदिर। माँ कामाख्या देवी के इस शक्तिपीठ के इर्द गिर्द ही आपको जो 10 महाविद्याएं हैं उनके मंदिर भी देखने को मिलेंगे। और ये भारत के इसी शक्तिपीठ में यहाँ पर इस तरह से है। अंदर भी हमने माँ शीतला के दर्शन किए थे, मंदिर परिसर में ही थे। यहाँ पर ये माँ तारा देवी हैं जो कि माँ कामाख्या देवी की मुख्य देवी मानी जाती हैं पूजन के लिए। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़कर आपको दर्शन होंगे। और अगर आप आगे जाएंगे, माँ भैरवी हैं, माँ बगलामुखी जी का यहाँ पर मंदिर है, माँ भुवनेश्वरी का मंदिर है। सामने जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं ये वही 10 महाविद्याओं के मंदिर है जो माँ कामाख्या मंदिर के आसपास स्थित है। तो अभी ना मंदिर परिसर में ही है। तो माँ के दर्शन आप जब कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर भक्तों के बैठने के लिए ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। आप जितनी देर मर्जी बैठकर यहाँ पर साधना भी कर सकते हैं, भक्ति भी कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया हमें हिस्सा लगा मंदिर का। तो माँ कामाख्या देवी के शक्तिपीठ में आकर जो हमने पहली बार भारतीय किसी तीर्थ स्थल में देखा है वो यहाँ पर बलि प्रथा, बलि दी जाती है। यहाँ पर पशु की नर बलि दी जाती है, मादा बलि यहाँ पर नहीं दी जाती। बहुत सारे बकरे भी हम यहाँ पर
मंदिर परिसर में देख रहे हैं घूमते हुए, तो इसके बारे में तो हमें जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, क्या है, कैसे है, क्यों है। तो अगर किसी को इसके बारे में खास जानकारी हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। और दूसरा जो हमने यहाँ पर आकर जाना है कि यहाँ पर बलि तो दी जाती है, लेकिन कुछ एक लोग अपनी इच्छा से यहाँ पर आकर जो पशु हैं उनको आज़ाद भी करते हैं। तो माँ कामाख्या जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। अब समय हो गया है पिताजी के दर्शन करने का। उमानंद महादेव जी का मंदिर है। यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर गुवाहाटी हमें जाना पड़ेगा। बेहद ही सुंदर एक छोटे से आइलैंड टापू में वो मंदिर स्थित है। मंदिर के बाहर से ही बस मिलती है, 20 रुपये वो किराया लेंगे। आप बोल सकते हैं उनको कि उमानंद मंदिर जाना है, जहाँ दूसरा आप बोल सकते हैं उनको हमें पान बाज़ार जाना है। तो पहले उमानंद महादेव मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर गुवाहाटी की जो और मुख्य डेस्टिनेशन हैं वो भी देखेंगे, और असम का जो लोकल फूड है वो भी साथ में ट्राई करेंगे गुवाहाटी में जाकर। तो मंदिर से अभी हम 100 मीटर की दूरी पर ही आए हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बस स्टैंड है। हर घंटे बाद बस चलती है। बस स्टैंड नहीं मैं इसको बोल सकता हूँ, टैक्सी स्टैंड बोल सकता हूँ। आप टैक्सीज भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो कामाक्षी मंदिर है जो वो नीलांचल पर्वत की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं उमानंद मंदिर, वो है गुवाहाटी में स्थित। तो अभी हम बस में ही जाएंगे। अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो टैक्सी वाले सिर्फ जो कामाख्या गेट है, आगे जाकर आपको बताऊंगा, वो 3 किलोमीटर पर ही है, वो 20 रुपये वहीं तक के ले लेते हैं। तो बस ज़्यादा बेटर ऑप्शन है टैक्सी या ऑटो से। बस कई बार आपको ये होता है कि वेट करनी पड़ती है क्योंकि बस पूरी भर के चलती है। तो आज ना बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो जितना भी एपिसोड हमारा होगा हम बारिश में ही करेंगे। तो पान बाजार तो हम समय पर पहुंच गए थे, लेकिन बोटिंग राइड अभी शुरू नहीं हुई थी, वो कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ चल रहा था, तो 1 घंटा भी लगेगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक आपको विशेष रूप से जहाँ पर असम का जायका बताएंगे। तो चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ बाज़ारों में से निकलते हुए। तो अभी हम गुवाहाटी के बाज़ार में से गुजर रहे थे, तो जो आपको दिखाने के लिए देखिए नींबू टेंगा, GI टैग इसको मिला हुआ है। नींबू है ये, लेकिन दिखने में ये देखिए कितना बड़ा साइज और एक आम की तरह दिखता है। तो आज दोपहर के समय हमने प्लान बनाया असामीज़ थाली खाने का। उस समय मैं आपको इस नींबू टेंगा के बारे में और अच्छे से बताऊँगा। और इसी तरह से ही यहाँ पर जो वर्ल्ड की इंडिया की सबसे तीखी मिर्च कही जाती है, भूत जोलकिया करके, वो इस लिफाफे में है। ये देखिए, अभी इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। इंडिया की सबसे स्पाइसी मिर्च कही जाती है। अब इसका बिल्कुल हल्का सा चंक भी डालेंगे ना तो सब्ज़ी आपसे खाई नहीं जाएगी। ये कितने की भैया? ये 320। और ये देखिए, इसको आप सीधे पकड़ भी नहीं सकते। इसके लिए यहाँ पर जो प्लास्टिक का हल्का सा धागा बांधा हुआ है, और फिर हमने इसको ऐसे पकड़ के रखा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तीखी रहती होगी ये। आपको एक ट्रेडिशनल बढ़िया सी डिश के बारे में बताने लगे हैं, असामीज़। बहुत कम रेस्टोरेंट में ये डिश मिलती है। नाम है इसका पॉइंटाबाद। रेस्टोरेंट का जो नाम है वो है चांदमारी ढाबा। पहले तो आप इसे ऊपर से देखिए, आपको पानी दिख रहा है, मस्टर्ड ऑयल दिख रही है, भूत जोलकिया दिख रही है, और साथ में ये यहाँ पर प्याज के साथ खाया जाता है। ये देखिए प्याज। ये अच्छा सा कल ये राइस बनाया था, चावल बनाया था। इसको कल रात को ही उन लोग ने पानी में डाल के रख दिया है अच्छी तरह से। जो बचा हुआ चावल है उसको सुबह ऊपर से कुछ मस्टर्ड ऑयल वगैरह कुछ भी लगा के उसको हाथों से खाते हैं। असम का फूड है कोई, या असम स्टेट फूड। ये बहुत ही हेल्दी माना जाता है। तो नॉर्मल राइस हम खाते हैं ना, उससे कई ज़्यादा गुना इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो घर घर में बनाया भी जाता है। खाता हूँ, बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। पहली बाइट मेरे को वैसे फीकी लगी है, लेकिन ये भूत जोलकिया है। आज देखता हूँ इसको कि क्या इसका टेस्ट है। Too much spicy. Too much भूत जोलकिया. Too much. और मैंने 3 से 4 बाइट ले ली है। अगर हम टेस्ट की बात करेंगे तो आपको टेस्ट नहीं आने वाला है इसमें, क्योंकि साथ में ये देखिए इन्होंने पिट्टी का आलू दिए हैं, आलू भाजी, ये दाल बोटा के साथ में चटनी मिली है, दाल बोटा। तो ये इसलिए इन्होंने साथ में दिया कि टेस्ट थोड़ा सा बन जाए। वैसे सबसे बेस्ट है कि लोग इसको ऐसे ही खाते हैं। और ये पानी जो इन्होंने साथ में दिया है ना, ये रात वाला पानी ही है, इसको यहाँ पर बोला जाता है विशेष रूप से तोरानी। एक बार ये मैं पानी भी ट्राई करूँगा इसका, क्योंकि यहाँ पर आए हैं तो अच्छे से टेस्ट लेंगे इसका।
पानी टेस्टी है। क्यों? कारण एक तो भूज लखिया का जो तीखापन है, मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट है, वो बढ़िया से आ रहा है। चावल आपको हल्के से फीके लगेंगे। अच्छा, इसमें नमक डालना ही नहीं होता? नमक डाल देंगे तो सड़ जाएगा सर वो। अच्छा 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 अच्छा। 80 रुपीज़ इस थाली का रेट रहता है। 5 मिनट से खा रहा हूँ ना, आलू पिटिका के साथ या चटनी के साथ या प्याज के साथ, तो थोड़ा यूज टू हो गया हूँ। अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर खा के भी, आके भी। फिनिश करते हैं, फिर आगे अपनी यात्रा जारी रखेंगे। हर इंसान को आजकल शुगर है या प्रेशर है। हाँ, जैसे कि अभी आपको ये चावल, आप शुगर के पेशेंट भी खा सकता है। वैसे चावल खाते हैं? ऐसे चावल खाते नहीं है, शुगर के पेशेंट चावल खाते नहीं है। जो ये पोंटा भात है, जो पोइटा भात है, ये आप खा सकते हैं। तो असम के वेज व्यंजनों के बारे में थोड़ी सी हमने और बातचीत की और अपना ये पोंटा बात ख़त्म किया। तो असम की पहले दिन की यात्रा में ना हमने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पर ए साइलेंट रहता है और ओ उच्चारण में आता है। जैसे असम है ना, तो यहाँ पर जो लोकलाइट्स है वो असम बोलते हैं। रसगुल्ला रोसुगुल्ला, अच्छा प्रणीता नाम है तो प्रोनीता करके बोला जाता है। तो जैसे हमने अभी मिष्टी दही जो यहाँ पर है वो ऑर्डर करना था, तो मिष्टी दोई करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे हम जो 4 से 5 दिन जब असम में रहेंगे तो समझ में हमें आ जाएगा। अभी तक जो समझ में आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ए साइलेंट है यहाँ पर। तो हमने फिर से बस ली है यहाँ पर उमानंद मंदिर तक पहुँचने के लिए। यहाँ से फेरी मिलती है, लगभग आधे घंटे का हमें समय लगा। यहाँ पर हमने पोंटा बात खाया था। तो बस यहाँ पर सबसे बढ़िया माध्यम लगा मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। 15 रुपये या 20 रुपये में या 25 रुपये में आप एक से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, चाहे वो कितनी मर्जी दूर हो। तो शाम का हर रंग यहाँ पर हम देख रहे हैं। यहाँ पर आपको फेरी मिलेगी, दोनों तरह की फेरी रहती है, सरकारी फेरी भी है और प्राइवेट भी है। तो हम तो प्राइवेट से गए थे। प्राइवेट का जो चार्ज रहता है वो 200 आने और जाने का रहता है पर पर्सन, और जो गवर्नमेंट का है वो रहता है 40 पर पर्सन। टाइमिंग यहाँ पर मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, तो आप उस हिसाब से यहाँ से अपनी फेरी लेकर मुख्य मंदिर तक पहुँच सकते हैं। लास्ट कितने बजे चलती है? 4 बजे। 4 बजे। और सुबह पहले कितने बजे चलती है? 9 बजे। 9 बजे। ठीक। तो ये सामने जो आपको दिख रहा है यही उमानंद महादेव मंदिर हम जा रहे हैं। साथ में आपको माँ ब्रह्मपुत्र नदी के दर्शन हो रहे हैं, और वो दूर है वो नीलांचल पर्वत, यहाँ पर माँ कामाख्या देवी स्थित है। तो अभी तो बादल हैं, नहीं तो इस द्वीप की आपको सुंदरता और भी बढ़िया से दिखाई देती। तो भगवान शिव जी का ये निवास स्थान है जो उमानंद मंदिर, ये ब्रह्मपुत्र नदी के केंद्र में एक छोटे से द्वीप के शीर्ष पर स्थित है। और सबसे विशेष बात मैं आपको बताऊं कि जिस द्वीप पर ये महादेव जी का मंदिर स्थापित है ना, उसे दुनिया के सबसे छोटे बसे हुए नदी द्वीप के रूप में माना जाता है। तो आप ग्रीनरी देखिए कितना सुंदर, दूर से बेहद सुंदर लग रहा है ये वाला द्वीप। लगभग 10 मिनट के बाद हम फेरी से सफ़र करके यहाँ पर द्वीप तक पहुँच चुके हैं। जब आप पहुँचेंगे ना बिल्कुल पास में, तो आपको यहाँ पर ऐसा आभास नहीं होगा कि यहाँ पर अंदर मंदिर होगा। तो ये छोटी सी पगडंडी बनाई गई है यहाँ पर, तो यहीं से यात्री होते हुए आगे मंदिर तक पहुँचते हैं। तो कम से कम 50 से 60 के करीब सीढ़ियाँ होगी मुख्य मंदिर तक पहुँचने के लिए। और ये सारा रास्ता जो सीढ़ियों वाला भी है बेहद खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर ग्रीनरी तो है ही है इस द्वीप पर, लेकिन आप जब मंदिर तक पहुँचते हैं ना, जैसे ये सामने आपको मुख्य मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, यही भगवान महादेव जी का मंदिर है। तो मंदिर भी यहाँ पर बेहद ही खूबसूरत बनाया गया है। तो ये जैसे ही आप चढ़ाई ख़त्म करके ऊपर मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो कुछ इस तरह से ये पूरे का पूरा मंदिर परिसर दिखता है आपको। तो अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं तो होम राजा हुए हैं राजा गदाधर सिंह। उनके आदेश पर ही यहाँ पर 1694 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। लेकिन 1867 ईस्वी में यहाँ पर भूकंप आया था, तो उस समय इस मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। तो फिर यहाँ के स्थानीय व्यापारी द्वारा उमानंद मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया था 19वीं शताब्दी में। तो कलिका पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव ने इस स्थान पर भस्म छिड़क कर माँ पार्वती जी को ज्ञान दिया था। और एक मान्यता ये भी है कि जब भगवान शिव इस पहाड़ी पर थे ना, तो कामदेव ने उनके जोग को बाधित किया था, और इसीलिए शिव जी की क्रोध की आग से जलकर ही वो राख हो गए थे, और तभी से इस पहाड़ी को नाम मिला भस्म कला पहाड़ी। काम देवता के पत्नी है रति, मेरा पति को तो आप भस्म कर दिए हैं। तो शंकर भगवान जी ने
अब उनकी पत्नी को वरदान मिला है कि ले आओ, तो उनको भस्म में ले आके यहीं जीवित हुए हैं। तो रति को वरदान मिला तो उसे काम रूप कहते हैं। काम को रूप मिला इसलिए तो यहाँ स्त्रिया और कन्या की बात ज्यादा होती है। और भोलेनाथ और कामदेव की इसी पुरानी कथा की वजह से ही असम को प्राचीन समय में कामरूप भी कहा जाता था। तो एक मुख्य बात उमानंद मंदिर में आने के लिए कि कामाख्या देवी शक्तिपीठ से जब आप उमानंद आएँ तो प्रयत्न करें कि 3 बजे से पहले आ जाएं, क्योंकि शाम को ये मंदिर जल्दी बंद हो जाता है 5 बजे के करीब, और फेरी भी जो है 4 बजे के बाद यहाँ पर नहीं चलती। तो चलिए, महादेव जी के मंदिर के दर्शन हमने कर लिए। अभी फिर से हम नाव में बैठ चुके हैं। तो यहाँ पर आके ना 4 अनुभव हमें एक साथ हुए हैं। फेरी का एक्सपीरियंस, ब्रह्मपुत्र नदी के दर्शन, दुनिया के सबसे छोटे द्वीप को देखना, तीर्थ स्थल का शांत वातावरण और उसके शिखर पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन। तो अभी हम असम की वेज थाली खाने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारी हमारे पास रिकमेंडेशंस आई थी, तो उमानंद मंदिर के जस्ट 2 किलोमीटर की दूरी पर जो हमें सबसे नज़दीक पड़ा, वहां पर हम असम थाली ट्राई करेंगे। अभी हम असम की वेज थाली खाने के लिए आए हैं। यहाँ पर खोरिका रेस्टोरेंट करके है। तो ये लंच टाइम ऊपर लिखा हुआ है 11 से लेकर 5 बजे तक और डिनर 7 से लेकर 10:30 तक। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर जाकर ये रेस्टोरेंट है। तो अभी हमें जिसका सबसे अधिक इंतज़ार था, असम की ट्रेडिशनल वेज थाली हमारे सामने आ चुकी है। वैसे तो हमने 5 मिनट लगाए हैं इसको समझने में, लेकिन जो दिख रहा है मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 सब्जी हैं, सलाद है, यहाँ असम के योंग राइस हैं, बैंगन भाजा, खीर, पापड़। पहले तो ये थाली देखिए आप, कांसे का थाल मिलेगा आपको असम में। आप ट्रेडिशनल वेज थाली खाएंगे तो, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। जितना मैंने समझा है असम थाली को, उस लेवल पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। 1-2 चीज़ें हमसे छूट भी सकते हैं, इधर उधर भी हो सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको इस थाली में सबसे छोटा सा दिखने वाला, जो कि असम की थाली का मुख्य हिस्सा है, ये कहते हैं असम का नींबू, जो कि यहाँ की स्थानीय भाषा में नींबू टेंगा और काजी नींबू कहा जाता है। अभी इसी साल 2024 में ही इसे स्टेट फ्रूट ऑफ असम की उपाधि मिली है। सीडलेस ये नींबू रहता है, कोई बीज आपको नहीं देखने को मिलेगा। असम की थाली नींबू टेंगा के बिना अधूरी मानी जाती है। अगर नींबू टेंगा नहीं है तो वो असम की थाली नहीं है। GI टैग मिला हुआ है। GI टैग के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो सिर्फ आपको असम में मिलेगा, एक जगह की कुछ खास चीज़ें, उसको पर्टिकुलर GI टैग दिया जाता है इंडिया में। ये चावल के बीच में सबसे पहले हम डालते हैं खार। तो खोरिका रेस्टोरेंट की जो हेड थी पल्लवी जी, उन्होंने हमें इस खार के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से बताया था। हम एसएमएस को मतलब बोला ही जाता है कि खार खोआ अहोमिया, खार खोआ अहोमिया, खार खोआ अहोमिया। वो हर घर में बनता है, हर जगह असम में अवेलेबल है खार। हम जो अपने रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं, इट्स ओनली ऑन ड्यूरिंग लंच टाइम में उसको सर्व करते हैं, बिकॉज वो मानते हैं कि वो आपका डाइजेशन में हेल्प करता है खार। तो मोटा मोटा जो हम समझे हैं कि खार जो बनता है, जो बेसिक खार बनता है, ब्लैक खार, वो बनता है केले की स्टेम से। उसको यहाँ पर सुखाया जाता है और वही बेस इंग्रेडिएंट रहता है खार का। तो खार के टेस्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो हल्के मसाले हैं, हल्का सा नमक है, वो हल्का सा कसैलापन आएगा, लेकिन खाने में ये बेहद ही लाजवाब और टेस्टी, लेकिन हमें अच्छा लगा। इसकी अल्कलाइन है खार की जो नेचर है, और इसकी वजह से इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा माने जाते हैं यहाँ पर असम में। और आपको ये असम के फूड में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप वेज खा रहे हैं चाहे नॉन वेज खा रहे हैं। ये आलू पिट्टी का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये आलू की सबसे सिंपलेस्ट डिश देखी है हमने, ये आलू पिट्टी का आज तक की। इसको जब हमने बनते हुए देखा, आलू को मैश किया गया, ऊपर से धनिया डाला है, मिर्ची डाली है, प्याज डाला है, हल्का सा नमक और हल्का सा भुना हुआ जीरा, और सबसे अंत में पड़ता है, पिट्टी का आलू के टेस्ट को चेंज करता है, सरसों का तेल। कच्चा तेल डाला जाता है, गर्म नहीं किया जाता, और इस सबको पूरी तरह से अच्छे से मिक्स कर दिया गया और आलू पिट्टी का तैयार। इसको साथ में खाया जाता है। जैसे कई बार क्या है कि दाल, जैसे अभी हम दाल डालेंगे, ये देखिए, और साथ में ही ये आलू पिट्टी का को भी मैश कर देंगे। तो इस तरह से इसको यहाँ पर खाया जाता है। ये हल्का सा यहाँ पर ये देखिए काजी डेंग ऐड कर रहे हैं, इसका खट्टापन। अब इसको खाते हैं।
क्या कॉम्बिनेशन बना। इसको ना एक बार मैं अलग से अकेले में खा के देखता हूँ। ओहो हो। तो नींबू टेंगा के टेस्ट की अगर मैं बात करूं, उत्तर भारत में जैसे नींबू होते हैं उससे बिल्कुल ही अलग है। वो खट्टापन होता है इस नींबू में, लेकिन इस नींबू में ना खटास के साथ टेस्ट है, उसका आपका दिल करता है कि इसको बार बार खाते रहें। शाम की जो थाली है वेज आपको छोटे बड़े हर रेस्टोरेंट में मिल जाएगी, 60 से 70 रुपये से शुरू हो जाती है। तो एक से एक बढ़िया सामीज़ व्यंजन का हम यहाँ पर लुत्फ़ उठा रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। बिल्कुल ही अलग से नाम है, अलग ही प्रेपरेशन है। तो एक और ही ऐसा व्यंजन अभी हम टेस्ट करने लगे हैं, टेंगा दाल। मसूर की जो दाल रहती है, लेकिन टेंगा दाल इसको इसलिए कहा जाता है, खट्टी होती है। ये मुख्य जो इसका इंग्रेडिएंट रहता है वो हमने पहली बार सुना है, एलिफेंट एप्पल। हाथी सेब उसे कहा जाता है, कोकोनट की तरह बाहर से वो हार्ड होता है, काट के इस दाल के बीच में डाला जाता है। नहीं, दाल टेंगा ना ये। दाल टेंगा, ये देखिए। तो पहले मैं ना इसको वैसे पी के देखता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लिक्विड है। सारा ही मैंने ख़त्म कर दिया है। सही बताऊँ तो सबसे अधिक टेस्टी मेरे को ये वाली चीज़ लगी है। एंड में खट्टी है लेकिन सबसे बढ़िया। और दाल का इन्होंने मेरे को बताया कि इसमें दाल पड़ती है, लेकिन मुंह में वो बिल्कुल नहीं आ रही, शायद बिल्कुल मैश कर दिया है। लेकिन एक बार मैं फिर से दाल आलू पिट्टी का जो यहाँ का असम का नींबू है कॉम्बिनेशन फिर से बनाने लगा हूँ। मेरे को बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही टेस्टी लगा। तो ये अंत हम करने लगे हैं स्वीट डिश के साथ खीर। असम में खा रहा हूँ पहली बार। अच्छा टेस्ट है इसका भी, लेकिन जो बाकी की असम की वेज थाली है वो हमें बहुत पसंद आई। तो हमारे पास समय था तो हम यहीं पर गुवाहाटी में ही एक और मुख्य तीर्थ स्थल है, वशिष्ठ मंदिर करके है। वो जगह का नाम भी वशिष्ठ है। गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है, आर्मी एरिया है। तो वहाँ पर भी हम जाएंगे माँ कामाख्या देवी के साथ, उसका भी एक पौराणिक इतिहास जुड़ता है। वो मंदिर काफ़ी बड़े परिसर में फैला है। इतिहास में आपको बताता हूँ, अंदर भी बहुत खूबसूरत था, हमने दर्शन भी कर लिए हैं। पार्किंग की यहाँ पर बहुत बढ़िया से सुविधा है। 4 से 5 हमें यहाँ पर रहने के लिए स्टेइंग ऑप्शंस भी मिले हैं। बसेज आपको यहाँ पर लोकल हर 10 मिनट के बाद आएगी, तो आप बड़े आराम से गुवाहाटी से यहाँ इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। तो मंदिर बेहद ही खूबसूरत था, आसपास पहाड़ ही पहाड़ है और उसके बीच में से मंदिर है और साथ में उसके बिल्कुल झरना है। कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ जी ने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी। अंदर जो हमने दर्शन किए हैं वहाँ पर ऋषि वशिष्ठ जी के चरणों के दर्शन होते हैं। पूरी की पूरी एक स्लोप सी है, वो एक चट्टान है और साथ में ही उस शिवलिंग के दर्शन होते हैं जिनकी उन्होंने आराधना की थी। चांदी के ढांचे में वो शिवलिंग ढका हुआ है नीचे की तरफ। गुफा में जाना पड़ेगा आपको। तो इसके साथ जो प्रमुख विशेषता है इस मंदिर की, झरना बहता है। बेहद ही खूबसूरत लगता है वो झरना और मंदिर भी। झरने के बिल्कुल साथ में ही है मंदिर, गंगा झरना उसे बोला जाता है। मंदिर दर्शन कीजिए, यहाँ पर 15 से 20 मिनट आराम से बैठिए और आपकी ये वशिष्ठ टेम्पल की यात्रा बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये ब्रिक टेम्पल है, 1764 ईस्वी में यहाँ के अहोम राजा थे स्वर्गदेव जी, उन्होंने बनवाया था। पुराना नीचे नींव है वो पत्थर का मंदिर है, अभी ब्रिक मंदिर है, लेकिन जो स्टोन टेम्पल है उसके अवशेष निकले थे और उसी स्टोन टेम्पल के ऊपर ही इस ब्रिक टेम्पल का निर्माण किया गया है। ये हमारे पीछे बस है असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की। तो अभी हमने क्या किया है कि बस से सफ़र करके 2 से 3 बाज़ार जगह जगह पर हम रुके हैं। अभी इस समय हम हैं फैंसी बाज़ार में। तो फैंसी बाज़ार, पलटन बाज़ार और पान बाज़ार, ये तीनों आधे किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो जो मैं फैंसी बाज़ार को यहाँ पर देख रहा हूँ, जो मेरे को फ़र्स्ट लुक आया, फ़र्स्ट इंप्रेशन आया, जैसे दिल्ली का हमारा सदर बाज़ार है, क्योंकि हमने यहाँ पर ना बारिश का हल्का हल्का मौसम था तो अम्ब्रेलास के रेट पूछे थे छतरी के, तो उन्होंने हमें जैसे 250 बताया तो वो 150 तक आ गए थे। एक कथन ये भी रहता है कि फैंसी बाज़ार है जो वो फांसी बाज़ार से फैंसी बाज़ार हुआ है कि इस बाज़ार के बीच में ही ओल्ड जेल थी, तो वहाँ से ये नाम इसको मिला। तो चलते चलते ही हम यहाँ पर पलटन बाज़ार में आ गए थे। ये आप सामने जो देख रहे हैं ये यहाँ पर होटल्स हैं। मोस्टली टूरिस्ट जो आते हैं, क्योंकि पलटन बाज़ार रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ में ही लगता है, तो इसलिए टूरिस्ट पलटन बाज़ार भी एक ऑप्शन रखते हैं अपनी स्टेइंग ऑप्शंस के लिए। आज हमने पुराने गुवाहाटी को भी देख लिया, गुवाहाटी के बाज़ारों में भी देख लिया। मेरे को ट्रैफिक यहाँ पर सिटी में आकर थोड़ा अधिक लगा, उसकी वजह से हम जैसे बस से भी जा रहे हैं तो थोड़ा टाइम अधिक लगता है। अब हम यहीं से बस लेकर जाने लगे हैं माँ कामाख्या जी के दरबार में एक बार फिर से।
वहाँ जाकर आरती का आनंद लेंगे और साथ में ही आज के अपने कामाख्या देवी मंदिर का एपिसोड का अंत भी कर देंगे। तो अभी हम गुवाहाटी से बस लेकर वापस कामाख्या गेट पर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कामाख्या गेट है। यहाँ से कामाख्या मंदिर के लिए हम वैन लेंगे, 20 रुपये लेते हैं, लगभग 4 किलोमीटर के करीब है। जब आप वहाँ से कामाख्या मंदिर गए थे ना तो सीधा उमानंद मंदिर की आपको बस मिल जाती है, लेकिन अगर आप वहाँ से आएंगे ना गुवाहाटी से तो आपको यहाँ पर कामाख्या गेट तक की मोस्टली बसेज मिलती हैं। यहीं से आपको वैन करके ही जाना पड़ता है। जी आप वैन देख सकते हैं मेरे सामने, यहाँ पर 5-6 वैन आपको हर समय दिखाई देंगी। जैसे ही भरती है चले जाते हैं, 20 रुपये लेते हैं। भाई हम भी वैन लेकर मंदिर तक पहुँचते हैं और वहाँ पर आपको आरती दिखाते हैं। तो रहने की सुविधा की बात करें अगर हम कामाख्या मंदिर के आसपास ही ना आपको बहुत सारे लॉजेस मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे। जो चार्ज रहता है वो 800 से लेकर 1500 रुपये तक के बीच में रहता है, नॉन एसी से एसी तक का। तो कई श्रद्धालु गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास ही है पलटन बाज़ार करके, वहाँ पर भी बहुत से होटल्स हैं। लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप मंदिर के पास आएँ, क्योंकि वहाँ से आपको 8-9 किलोमीटर फिर से आना पड़ेगा। मंदिर के पास आएंगे तो आप 1 से 2 बार मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं और बिल्कुल पास में है। हम यहाँ कामाख्या देवी मंदिर में 1 किलोमीटर पहले यहाँ पर आता है प्रशांत टूरिस्ट लॉज करके, वहाँ पर रहे थे। प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया थी, क्लीननेस है यहाँ पर, गवर्नमेंट की तरफ से है। लेकिन आपको यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग करवा कर आएँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये फुल ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो 2 बेडरूम का चार्ज रहता है वो 2000 रहता है पर नाइट का। सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग भी है अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हैं। तो प्रशांत टूरिस्ट लॉज का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिख देंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो मंदिर के बाहर ही यहाँ पर आपको लॉकर की सुविधा भी रहती है, फ्री व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। आप अपनी इच्छा से बाद में उन्हें कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं। पब्लिक टॉयलेट्स हैं यहाँ पर, तो हर तरह की बेसिक फैसिलिटीज़ हैं मंदिर के चारों तरफ आपको मिल जाएगी। आरती दर्शन करने के लिए अभी हम माँ कामाख्या मंदिर में फिर से पहुँच चुके हैं। आरती से पहले यहाँ पर आप माँ का मंदिर देखिए, रात के समय कितना ही अद्भुत सुंदर लग रहा है जी। और ये जो द्वार दिख रहा है यहीं से माँ के मुख्य दर्शन होते हैं साइड से, और भक्त इसके बिल्कुल सामने बैठते हैं और जो भजन गायन करके माँ की आरती का शुरुआत करते हैं। लगभग 40 से 45 मिनट का इसमें समय लगता है। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि कैसे हमारे ये 45 मिनट गुजरे। अविस्मरणीय पल माँ कामाख्या देवी जी के शाम के समय होने वाली आरती के। एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा, शायद पहले भी बोली है मैंने एपिसोड में, कि यहाँ पर आपको एक रात्रि के लिए तो रुकना ही पड़ेगा। माँ के दर्शन देने का जो अंदाज़ है वो कुछ इसी तरह से है कि सुबह ही आपको यहाँ पर दर्शनों के लिए लाइन में लगना होता है। तो ये हमारा भारत के 51 शक्तिपीठों में से सबसे शक्तिशाली माँ का कामाख्या देवी मंदिर का एपिसोड था। कोई भी जानकारी आपको चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पर जाकर आप पूछ सकते हैं। जय माँ कामाख्या देवी।